आज रात स्टोरी नाइट पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस बार दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। एक ऐसा भूत बंगला जहां की दीवारें सिर्फ सिसकती नहीं बल्कि अपने दर्द की कहानी भी बयां करती हैं। कोलकाता के शोर शराबे से बहुत दूर, शहरी जिंदगी की चहल पहल से अनछुए, एक घने और वीरान जंगल के बिल्कुल बीच में खड़ा था रात महल। इस महल को लेकर कई दंतकथाएं प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि इसकी नींव में ही सदियों पुराना एक अभिशाप छिपा है, जबकि कुछ का मानना था कि इसकी हर ईंट पर किसी बेगुनाह का खून लगा है। लगभग एक सदी पहले यहां राय बहादुर देवेंद्र सिंह अपनी इकलौती बेटी अंजलि के साथ रहते थे। अंजलि जितनी खूबसूरत थी उतनी ही हंसमुख और जिंदा दिल भी थी, लेकिन उसकी खुशियां उस दिन अचानक छीन ली गईं जब वह बिना किसी निशान के रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली और इस सदमे में देवेंद्र सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वह महल में दिन रात अंजलि का नाम पुकारते रहते और दावा करते कि अंजलि की रूह महल में भटकती है, अपनी अकाल मृत्यु का बदला लेने के लिए। धीरे धीरे रात महल की यह कहानी एक खौफनाक किंवदंती बन गई। बरसों बीत गए, रात महल खंडहर में तब्दील हो गया और उसकी कहानियां सिर्फ फुसफुसाहटों में सिमट कर रह गईं। लेकिन फिर एक दिन शहर के एक युवा और महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन मिश्रा की नजर इस महल पर पड़ी। आर्यन का मानना था कि रात महल में सिर्फ भूतों की कहानियां नहीं बल्कि इतिहास के कई अनसुने राज दफन हैं। वह इन रहस्यों को उजागर करना चाहता था। आर्यन अपनी टीम के साथ रात महल पहुंचा। उसकी टीम में एक अनुभवी इतिहासकार श्रीमती रेणुका देवी थीं, जो प्राचीन लिपियों और चिन्हों की माहिर थीं। एक युवा भूविज्ञानी रोहित था, जो जमीन के नीचे छिपी हर चीज को स्कैन कर सकता था, और एक रहस्यवादी और तंत्र शास्त्र का झांता स्वामी भानुप्रकाश भी उनके साथ थे, जो अलौकिक शक्तियों और पुरानी ऊर्जाओं को महसूस करने की क्षमता रखते थे। जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी निस्तब्धता ने उनका स्वागत किया। हवा में एक अजीब सी सड़ांध और नमी की गंध थी जो रूह तक को कपकपा दे। डॉक्टर आर्यन को तुरंत ही एक अजीब सी उदासी महसूस हुई, जैसे महल खुद अपने अंदर की टीस बयां कर रहा हो। श्रीमती रेणुका देवी को पुरानी दीवारों पर कुछ धुंधले पर जाने पहचाने से निशान दिखे, जिन्हें वह पहचानने की कोशिश करने लगीं। रोहित के उपकरणों ने जमीन के नीचे कुछ असामान्य कंपन दर्ज किए, जो किसी सामान्य भूगर्भीय गतिविधि से अलग थे। और स्वामी भानुप्रकाश तो महल के अंदर आते ही ध्यान मुद्रा में चले गए। उनके चेहरे पर एक गंभीर और चिंतित भाव था। उन्हें वहां किसी शक्तिशाली पर दुखी आत्मा की मौजूदगी महसूस हो रही थी। टीम को जल्द ही एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक पुराना महल नहीं बल्कि इतिहास और अनसुलझी आत्माओं का एक जीवित मकबरा है। अंजलि की कहानी शायद सिर्फ एक छोटी सी कड़ी थी इस महल के गहरे और भयावह इतिहास की। डॉक्टर आर्यन की टीम ने महल के हर कोने की छानबीन शुरू की। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, रोहित के उपकरण एक अजीब सी ऊर्जा का संकेत देने लगे, जो फर्श के नीचे से आ रही थी। श्रीमती रेणुका देवी ने अपनी आंखों को सिकोड़ा, क्योंकि उन्हें दीवारों पर कुछ बेहद धुंधले चित्र और नक्शे दिखाई दिए, जो समय के साथ लगभग मिट चुके थे। स्वामी भानुप्रकाश तो वहां आते ही बेचैन हो उठे। उन्हें लगा जैसे हजारों पुरानी आत्माएं एक साथ उनसे कुछ कहना चाहती हैं। श्रीमती रेणुका देवी ने घंटों उन चित्रों को समझने की कोशिश की। ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, बल्कि एक गुप्त भाषा में लिखे संकेत थे। बहुत मशक्कत के बाद उन्हें समझ आया कि यह महल के अंदरूनी हिस्सों और कुछ छिपे हुए रास्तों का नक्शा है। नक्शे में एक विशेष बिंदु पर श्राप का हृदय लिखा था और उसके नीचे एक अजीब सा प्रतीक बना था। रोहित ने अपने उन्नत स्कैनिंग उपकरणों से श्राप का हृदय वाले बिंदु पर स्कैन किया। स्कैन में पता चला कि उस जगह फर्श के नीचे एक बहुत बड़ा खाली स्थान था, जो शायद एक गुप्त तहखाना था। लेकिन तहखाना बहुत गहरा था और वहां तक पहुंचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा था। अगली रात जब टीम महल में काम कर रही थी, तो अचानक पूरे महल में बिजली गुल हो गई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि हवा में धूल के कण तेजी से घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। स्वामी भानुप्रकाश की आंखें बंद थीं और वह गहरे ध्यान में थे। अचानक उन्होंने एक तेज चीख सुनी, जो सीधे उनकी आत्मा में उतर गई। यह अंजलि की चीख नहीं थी, बल्कि किसी और महिला की थी, जो बेहद दर्द में थी।
जब बिजली वापस आई तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी काली दीवार पर कुछ खून के सूखे निशान उभर आए थे। श्रीमती रेणुका देवी ने उन निशानों को करीब से देखा। वे मानव उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए दीवार पर हाथ फेरा हो। रोहित ने दीवारों पर एक थर्मल स्कैनर चलाया और उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। दीवारों के अंदर कुछ मानव हड्डियां दफन थीं। यह एक भयानक खोज थी। अंजलि की कहानी से भी गहरा कोई रहस्य महल की दीवारों में कैद था। उसी रात डॉक्टर आर्यन को एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को महल के उसी गुप्त तहखाने में पाया जहां चारों ओर अंधेरा था और एक ठंडी हवा चल रही थी। सपने में एक डरावनी आवाज ने उसे पुकारा। यह महल सिर्फ अंजलि का नहीं, बल्कि उन सभी की कब्र है जिन्हें सत्ता के लालच में दफन किया गया। आवाज धीरे धीरे बदलती गई और एक भयावह चीख में तब्दील हो गई, जिससे आर्यन की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था। आर्यन ने अपना सपना टीम को बताया। स्वामी भानुप्रकाश ने गंभीर होकर कहा, यह महल बहुत पुराना है और अंजलि की कहानी से पहले भी इसमें कई दुखद घटनाएं हुई हैं। लगता है महल में सिर्फ अंजलि की रूह नहीं, बल्कि कई और आत्माएं भी फंसी हुई हैं जो मुक्ति चाहती हैं। टीम को अब पता था कि वे सिर्फ एक भूतिया कहानी का पता नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक भयानक इतिहास को खोद रहे हैं जहां कई जिंदगियां दफन हैं। यह केवल अंजलि के बदला लेने की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जहां सदियों का दर्द दीवारों में समाया हुआ था। डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम अब इस बात पर आश्वस्त थे कि महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है और उसमें कई गहरे राज दफन हैं। रोहित ने अपने उपकरणों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर उस जगह को चिह्नित किया जहां श्राप का हृदय वाला प्रतीक था। यह जगह मुख्य हॉल के ठीक बीच में थी। एक पुराना भारी संगमरमर का पत्थर वहां रखा हुआ था। उन्होंने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। श्रीमती रेणुका देवी ने नक्शे पर बने प्रतीक को ध्यान से देखा और स्वामी भानुप्रकाश के साथ चर्चा की। स्वामी जी ने बताया कि यह प्रतीक किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है और इसे केवल सही मंत्रोच्चार और सही विधि से ही खोला जा सकता है। यह सुनकर आर्यन को अपने सपने में सुनी आवाज याद आई, जिसने कहा था, सत्ता के लालच में दफन किया गया। स्वामी भानुप्रकाश ने कुछ प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उनकी आवाज महल में गूंजने लगी और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, संगमरमर का पत्थर धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगा, जिससे नीचे एक अंधेरी और गहरी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी से नीचे एक ठंडी बांसी हवा का झोंका आया, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी में वे सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंचे। यह एक विशाल कक्ष था जो महल के ठीक नीचे फैला हुआ था। हवा में सड़ी हुई नमी और एक अजीब सी दुर्गंध थी। दीवारों पर काई जमी थी और अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लगती थीं। रोहित ने अपनी टॉर्च एक कोने में घुमाई, जहां कुछ मानव अस्थिपंजर बिखरे पड़े थे। यह देखकर सभी सहम गए। अस्थिपंजरों के पास ही जंग लगे लोहे की हथकड़ियां और कुछ धारदार औजार पड़े थे। श्रीमती रेणुका देवी ने ध्यान से देखा और पाया कि कुछ अस्थिपंजर छोटे थे, शायद बच्चों के। यह एक और दिल दहला देने वाला सच था। स्वामी भानुप्रकाश को लगा कि यह जगह भयानक पीड़ा और अन्याय से भरी हुई है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक तहखाना नहीं, बल्कि एक यातना कक्ष था, जहां कई बेगुनाहों को या तो प्रताड़ित किया गया या उन्हें यहां मौत के घाट उतार दिया गया। यह सब राय बहादुर देवेंद्र सिंह के पूर्वजों द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी सत्ता और धन को बनाए रखने के लिए यह सब किया था। अंजलि की आत्मा सिर्फ एक कड़ी थी इस महल के सदियों पुराने खूनी इतिहास की। तभी तहखाने की दीवारों से धीमी, दर्द भरी आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। यह आवाजें इतनी असली थीं कि सभी को लगा कि वे उन्हीं बेगुनाह आत्माओं की चीखें सुन रहे हैं जिन्हें यहां दफन किया गया था। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और तहखाने में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे सभी का संतुलन बिगड़ गया। डॉक्टर आर्यन ने देखा कि दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी थीं और उनके अंदर से लाल आंखें चमक रही थीं। यह कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं था, बल्कि उन सभी आत्माओं का सामूहिक क्रोध था जिन्हें इस महल में कैद किया गया था। अब उन्हें समझ आया कि मिस्टर शर्मा के मजदूरों को क्यों अजीबोगरीब दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा था और क्यों अंजलि की आत्मा भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई थी। यह महल सिर्फ अंजलि की कहानी तक सीमित नहीं था। यह उन सभी अन्यायी हत्याओं का स्मारक था जो सदियों से इस जमीन पर हुई थीं।
टीम को अब केवल अंजलि को मुक्ति नहीं दिलानी थी, बल्कि इस महल को उन सभी क्रोधित आत्माओं से आजाद कराना था जो न्याय की तलाश में थीं। डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम को एहसास हो गया था कि वे जिस स्थिति में फंस गए हैं वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। यह सिर्फ एक भूतिया महल नहीं था, बल्कि अनगिनत अन्याय का एक केंद्र था। तहखाने की दीवारों से आती दर्द भरी आवाजें अब तेज होने लगी थीं और हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का घेरा उन्हें जकड़ रहा हो। स्वामी भानुप्रकाश ने अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने कहा, ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें केवल सामान्य अनुष्ठान से शांत नहीं किया जा सकता। इन्हें मुक्ति चाहिए, और मुक्ति तभी मिलेगी जब इनका सच पूरी दुनिया जानेगी। रेणुका देवी ने अपनी पुरानी पोथियों और डायरियों में कुछ खोजना शुरू किया। उन्हें एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का उल्लेख मिला जो क्रोधित आत्माओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह अनुष्ठान अत्यंत जटिल और खतरनाक था, जिसमें जीवित व्यक्ति को उन आत्माओं के संपर्क में आना पड़ता था। तभी तहखाने में रखे कुछ पुराने जंग लगे पिंजरे हिलने लगे। रोहित ने तुरंत अपने स्कैनर से जांच की। स्कैनर पर भयानक ऊर्जा के स्तर दिखाई दे रहे थे। अचानक एक पिंजरे से एक तेज आवाज आई और पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक काली धुंधली आकृति निकली और तेजी से रोहन की ओर बढ़ी। रोहन, जो कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था, संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। उस आकृति ने उसके गले पर एक ठंडी उंगली रखी और रोहन की आंखें फैल गईं। आर्यन और प्रिया चिल्लाए। स्वामी भानुप्रकाश ने तुरंत कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और आकृति पीछे हट गई। लेकिन उस पल में रोहन ने एक नाम सुना जो किसी फुसफुसाहट में बदल गया था, विकराल। यह नाम अंजलि के प्रेमी विक्रम का नहीं था, यह किसी और का नाम था। स्वामी भानुप्रकाश ने जब यह नाम सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया, विकराल एक प्राचीन तांत्रिक था जिसने इस महल की नींव रखी थी। वह बहुत क्रूर और शक्तिशाली था और उसने ही इन सभी बेगुनाहों की बलि दी थी ताकि महल में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो और वह और उसके वंशज असीमित शक्ति प्राप्त कर सकें। अंजलि की आत्मा सिर्फ उसकी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा थी जिसे गलती से मुक्ति मिल गई थी। इसका मतलब था कि महल में अंजलि के अलावा भी कई और आत्माएं थीं जो विक्रम से भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधित थीं। यह महल दरअसल विकराल के काले जादू का गढ़ था और सभी आत्माएं उसी से बंधी हुई थीं। रात और गहरी हो गई थी। महल के अंदर की हवा भारी और घुटन भरी होती जा रही थी। छत से धूल और मलबा गिरने लगा था, जैसे महल खुद ही क्रोध से कांप रहा हो। दूर जंगल से सियारों के रोने की आवाजें आने लगीं और ऐसा लगा जैसे वे महल के अंदर के डर को महसूस कर रहे हों। आर्यन को एहसास हुआ कि वे अब केवल एक ऐतिहासिक खोज पर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में फंस गए हैं। उन्हें न केवल अंजलि की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी, बल्कि विकराल के उस प्राचीन और शापित जादू को तोड़ना था जिसने इतनी सारी आत्माओं को महल में कैद कर रखा था। यह एक खतरनाक मिशन था जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम को अब विकराल नाम के प्राचीन और क्रूर तांत्रिक का सच पता चल चुका था, जिसने इस महल को असीमित नकारात्मक ऊर्जा से भर रखा था। तहखाने में फंसी आत्माओं का रोना और भी तीव्र हो गया था, जैसे वे मदद के लिए चीख रही हों। स्वामी भानुप्रकाश ने गंभीर मुद्रा में कहा, विकराल ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई निर्दोषों की बलि दी थी और उनकी आत्माओं को महल से बांध दिया था। अंजलि भी उसी बड़े शाप का एक हिस्सा थी। इस शाप को तोड़ने के लिए हमें विकराल के मृत्यु चक्र को नष्ट करना होगा। मृत्यु चक्र एक प्राचीन अनुष्ठान था जिसमें आत्माओं को हमेशा के लिए एक स्थान पर कैद कर दिया जाता था ताकि उनकी ऊर्जा का उपयोग तांत्रिक कर सके। श्रीमती रेणुका देवी ने अपनी पुरानी पोथियों में मृत्यु चक्र से जुड़ी जानकारी खोजी। उन्हें एक अध्याय मिला जिसमें बताया गया था कि मृत्यु चक्र को तोड़ने के लिए उसे बनाने वाले तांत्रिक के 3 सबसे कीमती अवशेषों को एक साथ लाकर एक विशेष मंत्र के साथ भस्म करना होगा। यह काम बहुत खतरनाक था क्योंकि अवशेषों में स्वयं विकराल की शक्ति समाहित थी। टीम को महल के अंदर उन 3 अवशेषों को खोजना था। पहला अवशेष, विकराल का खंजर। रोहित के स्कैनर ने महल के एक गुप्त कमरे में एक अजीब धातु की मौजूदगी का संकेत दिया। यह कमरा सालों से बंद पड़ा था और धूल की मोटी परत से ढका था। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक मिला।
जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक काला धारदार खंजर मिला, जिसकी मूठ पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। खंजर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी, जिससे आसपास की हवा में भारीपन आ गया। दूसरा अवशेष, शापित कंकाल। स्वामी भानुप्रकाश ने बताया कि विकराल अपनी सबसे शक्तिशाली बलि को अपने साथ रखता था। उन्होंने तहखाने के एक और बंद हिस्से की ओर इशारा किया, जहां से लगातार ठंडी हवा आ रही थी। वहां उन्हें एक मानव कंकाल मिला, जो सोने के कुछ आभूषणों से सजा था। यह कंकाल विकराल के पहले शिकार का था, जिसकी आत्मा को उसने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। इस शापित कंकाल को छूते ही प्रिया को असहनीय दर्द हुआ, जैसे कंकाल ने उसकी ऊर्जा खींच ली हो। तीसरा अवशेष, रक्त पोषित जड़ी। श्रीमती रेणुका देवी को पुरानी दीवारों पर एक नक्शे के निशान मिले, जो महल के ठीक नीचे एक प्राचीन पेड़ की जड़ तक जाते थे। विकराल ने इस पेड़ को बलिदानों के रक्त से पोषित किया था, जिससे इसकी जड़ें उसकी शक्ति का तीसरा स्रोत बन गई थीं। रोहित ने उस जगह को खोदा और वहां एक विशाल लाल रंग की जड़ मिली, जो धड़क रही थी, जैसे उसमें जीवन हो। तीनों अवशेषों को एक साथ लाने पर महल में हलचल और बढ़ गई। दीवारों से चीखें तेज हो गईं और हवा में ठंडी काली ऊर्जा घूमने लगी, जो उन्हें घेरने लगी। अंजलि की आत्मा और बाकी सभी कैद आत्माएं अब पूरी शक्ति से बाहर आने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन विकराल की शक्ति उन्हें रोके हुए थी। स्वामी भानुप्रकाश ने तीनों अवशेषों को एक प्राचीन वेदी पर रखा और मंत्रोच्चार शुरू किया। यह एक भयंकर अनुष्ठान था। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, महल की हर चीज कांपने लगी। दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा और हवा में अदृश्य हाथों ने टीम को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। विकराल की नकारात्मक शक्ति उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक वेदी के पास एक काली विशालकाय आकृति उभरी। यह विकराल की आत्मा थी, जो अपने मृत्यु चक्र को टूटने से रोकने के लिए प्रकट हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह भयानक तरीके से गुर्रा रहा था। उसने सीधे आर्यन की ओर झपटा, क्योंकि आर्यन उस वेदी के सबसे करीब था। विकराल की काली विशालकाय आकृति सीधे आर्यन की ओर झपटी। उसकी लाल आंखें भयानक क्रोध से धधक रही थीं। यह महल सदियों के अंधकार और पीड़ा का प्रतीक था, और विकराल उसे अपने वश में रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन स्वामी भानुप्रकाश तैयार थे। जैसे ही विकराल करीब आया, स्वामी जी ने अपनी पूरी शक्ति से एक प्राचीन मंत्र का अंतिम भाग बोला। उनकी आवाज में एक अद्भुत ऊर्जा थी, जो पूरे तहखाने में गूंज उठी। उन्होंने तुरंत अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए तीनों अवशेषों, खंजर, शापित कंकाल और रक्त पोषित जड़ को वेदी पर बने एक विशेष चिन्ह पर दे मारा। जैसे ही अवशेष चिन्ह से टकराए, एक तेज नीली रोशनी निकली, जिसने पूरे तहखाने को अपनी चपेट में ले लिया। विकराल की आकृति दर्द से कराह उठी, जैसे उसे भीतर से जलाया जा रहा हो। उसकी काली देह सिकुड़ने लगी और एक भयंकर चीख के साथ वह हवा में घुलने लगा। यह उसकी अंतिम शक्ति का अंत था। उस नीली रोशनी के बाद एक गहरी शांति छा गई। तहखाने की दीवारों से अब कोई दर्द भरी आवाज नहीं आ रही थी। हवा में घुटन गायब हो चुकी थी। टीम ने देखा कि दीवारों पर बनी डरावनी आकृतियां फीकी पड़ गई थीं और पिंजरे अब शांत थे। अंजलि की आत्मा और उसके साथ महल में फंसी हुई अनगिनत आत्माएं, जिन्होंने सदियों तक अन्याय झेला था, अब आजाद हो चुकी थीं। उन्होंने कोई तेज चीख नहीं मारी, न ही कोई भयावह रूप दिखाया। बस एक हल्की शांत हवा का झोंका आया, जैसे वे सभी आजाद होकर शांति से विदा हो रही हों। अगली सुबह जब सूरज की किरणें महल में पहली बार एक नए और शुद्ध तरीके से प्रवेश कर रही थीं, तो टीम ने महसूस किया कि महल अब वैसा नहीं था। वह अब भयानक और डरावना नहीं लगता था, बल्कि एक शांत और पवित्र स्थान बन गया था, जो सदियों के दर्द से मुक्त हो चुका था। डॉक्टर आर्यन ने महल और तहखाने की सभी खोजों को अपनी रिपोर्ट में विस्तार से दर्ज किया। उन्होंने विकराल के काले जादू और उन सभी आत्माओं की कहानी को दुनिया के सामने रखा, जिन्हें न्याय नहीं मिला था। उनकी डॉक्यूमेंट्री और शोध ने रात महल के भयानक इतिहास को उजागर किया और बताया कि कैसे अंततः उस जगह को मुक्ति मिली। मिस्टर शर्मा, जो पहले इस महल को सिर्फ एक व्यावसायिक संपत्ति मानते थे, अब उसकी सच्ची कहानी से प्रभावित थे। उन्होंने उस जमीन को एक संग्रहालय और आध्यात्मिक शोध केंद्र बनाने का फैसला किया, जहां लोग महल के इतिहास को समझ सकें और उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्हें शांति मिली थी। रात महल आज भी खड़ा है, पर अब उसकी कहानी डर और प्रतिशोध की नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सच्चाई की जीत और आखिरकार मिली शांति की कहानी है।
ये कहानी बताती है कि कभी कभी इतिहास की सबसे गहरी परतों में ही मुक्ति का मार्ग छिपा होता है और कुछ आत्माएं तब तक शांत नहीं होती जब तक उन्हें सच्चा न्याय न मिल जाए। तो दोस्तों, स्टोरी नाइट पर आज रात की यह दिल दहला देने वाली दास्तान, रात महल की कहानी, यहीं खत्म होती है। डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम ने शायद सदियों के अभिशाप को तोड़ दिया हो, लेकिन क्या सचमुच विकराल की काली शक्ति और उसकी कैद की गई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो गई हैं, या वे किसी और बेखबर इंसान का इंतजार कर रहे होंगे जो इस महल में कदम रखेगा? ये सोचकर आपको अपनी परछाई से भी खौफ महसूस होगा जब आप रात को अकेले हों। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसने आपको कितना डराया। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही खौफनाक और सच्ची लगने वाली कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं तो स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी डरावनी रात मिस ना हो। मिलेंगे अगली रात एक और अनसुने और खौफनाक अनुभव के साथ। तब तक अपने दरवाजे बंद रखना और हमेशा याद रखना, कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती। हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।